नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन निम्न में से किस देश में किया गया है? चीन, रूस, किर्गिस्तान या पाकिस्तान? आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर किर्गिस्तान है। हाल ही में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंची हैं। बिश्केक में एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में आतंकवाद से निपटने के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री ने सम्मेलन में भाग लेने के साथ साथ संघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की है। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक चल रही है। इस बैठक में भारत की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पहुंची हैं। एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया का एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को संघाई चीन के शंघाई शहर में की गई थी। तब इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, संघाई 5। और इसमें जो 5 प्रमुख देश थे वो थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान। इसके बाद 2001 में इन 5 देशों के साथ साथ उज्बेकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। तब से शंघाई 5 को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। हाल फिलहाल 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गए हैं। एससीओ का प्रतिवर्ष काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट और फॉरेन मिनिस्टर तथा डिफेंस मिनिस्टर्स की एनुअल मीटिंग होती है। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए एससीओ की एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम रेट्स यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद में स्थित है। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में इंडिया गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन ने एक खिलाड़ी के बतौर निम्न में से किस भारतीय गोल्फर को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज ए प्लेयर के पुरस्कार से सम्मानित किया है? ज्योति रंधावा, अनिर्बान लाहिड़ी, जीव मिल्खा सिंह या गगनजीत भुल्लर? आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर गगनजीत भुल्लर है। अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारत के गोल्फर गगनजीत भुल्लर को दिल्ली गोल्फ क्लब स्थित इंडिया गोल्फ इंडस्ट्री एसोसिएशन के चौथे पुरस्कार सत्र में एक खिलाड़ी के तौर पर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज ए प्लेयर नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गगनजीत भुल्लर ने 2018 में फिजी इंटरनेशनल और एक यूरोपियन टूर का खिताब जीता था। इसके अलावा वे एशियन टूर में भी 9 खिताब जीतने वाले सबसे युवा गोल्फर हैं। गगनजीत भुल्लर के अलावा विजय दिवेचा और नौनीता लाल कुरैशी को भी गोल्फ कोचिंग में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। गगनजीत भुल्लर को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट एज ए प्लेयर अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड GIA यानी गोल्फ इंडिया एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। गोल्फ इंडिया एसोसिएशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंडियन सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। इसका प्रमुख कार्य इंडिया में गोल्फ को प्रमोट करना। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1। हाल ही में ईरान ने समुद्री यातायात के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की चेतावनी दी है। कथन 2। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का एकाधिकार है। कूट। केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं, या कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत हैं? आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर केवल कथन 1 सही है।
अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के जवाब में ईरान ने भी अब कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी के चलते ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की चेतावनी जारी की है। हालांकि ईरान का यह कदम यूएन के 1982 में हुए लॉ ऑफ सी कन्वेंशन का उल्लंघन माना जाएगा। यदि यह मार्ग बंद होता है तो विश्व के 1/3 देशों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि विश्व के 30% कच्चे तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। बात करते हैं तो हॉर्मुज स्ट्रेट की, यह पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और इसी के रास्ते खाड़ी देशों का कच्चा तेल विश्व के अन्य देशों तक पहुंचता है। यदि ईरान इस पर रोक लगाता है तो बाकी देशों में कच्चे तेल की आपूर्ति और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रतिबंधित हो जाएगी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को शुरू किया है। कथन 2, यह देश के प्रमुख शहरों में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 को कम करने के लिए शुरू किया गया है। कोट, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं, या कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत हैं। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर कथन 1 व कथन 2 दोनों सही हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री हर्षवर्धन ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 को 20 से 30% कम करना है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी के आधार पर देश के 102 शहरों का चयन किया जाएगा, जिनमें एनसीएपी कार्यक्रम को लागू किया जाना है। एनसीएपी को केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच बहुस्तरीय स्तर पर लागू किया जाएगा। हाल ही में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री हर्षवर्धन ने 10 जनवरी 2019 को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसे भारत के सबसे प्रदूषित 102 शहरों में एक साथ लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 को 20 से 30% तक कम करना है। यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से अर्थ होता है कि ऐसे मैटर या ऐसे पार्टिकुलेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो कि वायु में जिनका डायामीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, और ऐसे पार्टिकुलेट मैटर जिनका वायु में डायामीटर 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। पार्टिकुलेट मैटर्स यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स वे होते हैं जो वातावरण में मौजूद ठोस कणों और तरल बूंदों का मिश्रण होते हैं। दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स फाउंड इन एयर। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में निम्न में से किस देश ने बढ़ते समुद्री जलस्तर के मद्देनजर अपनी राजधानी को बदलने का फैसला लिया है? जापान, मालदीव, इंडोनेशिया या सिंगापुर। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर इंडोनेशिया है। हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने अपनी राजधानी जकार्ता से हटाकर अन्य द्वीप पर ले जाने की घोषणा की है। हालांकि नई संभावित राजधानी की घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन बोर्नियो द्वीप स्थित पलानकोराया में नई राजधानी बनाई जाने की उम्मीद है। इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से हटाने के अन्य कारणों में से एक जनसंख्या दबाव को भी माना जा रहा है। हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अपनी कैपिटल जकार्ता को हटाकर किसी अन्य जगह स्थापित करने का फैसला लिया है। इसका प्रमुख कारण जकार्ता में बढ़ते पॉपुलेशन, बढ़ता प्रदूषण और उसका जकार्ता का वाटर में सिंक होना भी एक प्रमुख कारण है। एक रिसर्च के अनुसार 2050 तक जकार्ता पूरी तरीके से वाटर में सबमर्ज्ड यानी पानी में पूरी तरह से समा जाएगी। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की कैपिटल फिलहाल जकार्ता है, बाद में इसे पलानकोराया में ले जाने की बात हुई है, और इंडोनेशिया की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, और जनसंख्या के हिसाब से इंडोनेशिया विश्व में चौथे क्रम पर आता है।
और यह सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। प्रश्न संख्या 6, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? 30 अप्रैल, 1 मई, 5 मई या 25 अप्रैल? आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर 1 मई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 को हुई थी। इस दिन अमेरिका के मजदूर संघों ने 8 घंटे से अधिक काम नहीं करने का निश्चय किया और वे अमेरिका की सड़कों पर उतर आए थे। इसी दौरान शिकागो के हे मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ और कई मजदूरों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार शिकागो में शहीद मजदूरों की याद में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया। तब से ही भारत समेत दुनिया के 80 देशों में मजदूर दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाने लगा। भारत में प्रमुख मजदूर नेताओं में दत्तात्रेय नारायण सामंत उर्फ डॉक्टर साहब और जॉर्ज फर्नांडिस का नाम प्रमुख है। अमेरिका में पहले मजदूरों से 15 से 20 घंटे तक काम लिया जाता था। इसी के विरोध में उन्होंने अमेरिका के शिकागो में एक स्ट्राइक की थी और इसी स्ट्राइक में प्रशासन ने गोलीबारी कर दी और उस गोलीबारी की वजह से कई मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। शहीद मजदूरों की याद में पहली बार मजदूर दिवस 1 मई 1886 को मनाया गया। तब से ही इस दिवस को मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने की। ILO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1990 यानी 1919 में की गई थी। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में निम्न में से किसे राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस P रामचंद्रन, जस्टिस श्रीपति रविंद्र, जस्टिस अभय एस ओका या जस्टिस इंदु मल्होत्रा? आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर जस्टिस श्रीपति रविंद्र है। हाल ही में केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीपति रविंद्र को राजस्थान का, केरल हाईकोर्ट के जस्टिस P रामचंद्रन मेनन को छत्तीसगढ़ का और बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका को कर्नाटक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। किसी भी स्टेट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217, जबकि इन्हें शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में सेबी ने निम्न में से किस स्टॉक एक्सचेंज पर 625 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या उपयुक्त में से कोई नहीं? आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। शेयर बाजार रेगुलेटर एजेंसी सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 625 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कुछ सर्वरों को विशेष लाभ पहुंचाने यानी कोलोकेशन के मामले में लगाया गया है। इसके साथ ही सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 2 पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि नारायण और चित्रा रामकृष्णन को 5 साल तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के साथ काम करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 6 महीने की पाबंदी लगाई है, जिसका अर्थ यह है कि यह एक्सचेंज अगले 6 महीने तक कोई भी IPO जारी नहीं कर पाएगा। हाल ही में सेबी के पास NSE के द्वारा कुछ कंपनियों को कोलोकेशन पहुंचाने की शिकायत आई थी, जिसके बाद सेबी ने एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा इस मामले की जांच कराई, जिसमें यह सही पाया गया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ कंपनियों को पीयर टू पीयर नेटवर्क के जरिए विशेष लाभ पहुंचाया है। इसके बाद सेबी ने NSE पर 625 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके प्रेजेंट MD और CEO विक्रम लिमय हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 3 इंडेक्स जारी किए जाते हैं, एक NS निफ्टी 50, निफ्टी
500 और निफ्टी नेक्स्ट 50। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि से अलग होने पर विचार किया है? चीन, अमेरिका, ईरान या जापान? आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि से अलग होने का पर विचार कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के दूसरे कानूनी संशोधन में अमेरिका के प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन ट्रंप के अनुसार संयुक्त राष्ट्र व्यापार संधि अधिकारों का हनन करती है। इसके अलावा अमेरिका हाल ही में निम्न संधियों से भी खुद को अलग कर चुका है, जैसे माइग्रेंट एंड रिफ्यूजी पैक्ट, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यूनेस्को मेंबरशिप, न्यूक्लियर डील विद ईरान फोर्सेस, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर ट्रिटी विद रसिया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रिटी यानी संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि से अलग होने का निर्णय लिया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रत्येक अमेरिकी नागरिक को हथियार रखने का अधिकार शामिल है, लेकिन यह संधि उस अधिकार का वायलेशन करती है। संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि यानी यूनाइटेड नेशंस आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को पिछले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय साइन किया गया था, अर्थात से 24 दिसंबर 2014 को लागू किया गया था। यह संधि दो देशों के बीच होने वाले हथियारों के आयात और निर्यात पर ध्यान रखती है। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी के साथ केंद्र सरकार ने 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट के निर्माण के लिए अनुबंध किया है? मैगजैन डॉकयार्ड शिपबिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड या नन ऑफ दीज? आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियरिंग लिमिटेड है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट बनाने के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 6,311 करोड़ रुपए का अनुबंध दिया है। इस अनुबंध के तहत पहली सबमरीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद 42 महीने के अंदर डिलीवरी की जाएगी। इसके बाद प्रतिवर्ष 2 सबमरीन डिलीवर किए जाएंगे। इस प्रकार यह प्रोजेक्ट 84 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में लाइबेरिया के पर्यावरण कार्यकर्ता अल्फ्रेड ब्राउनेल ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन नोबेल, ग्रीन पुलित्जर प्राइज या इनमें से कोई नहीं? आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर ग्रीन नोबेल है। लाइबेरिया के पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील अल्फ्रेड ब्राउनेल को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इन पुरस्कारों को गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अल्फ्रेड ब्राउनेल के अलावा अन्य 6 कार्यकर्ताओं को भी इस बार गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया है। वे इस प्रकार हैं: लिंडा ग्रेसिया, एना कोलोविक लियोस्का, बेया जर्गल, अगवास तरेनाइन, जैकलीन इवांस और अल्बर्टो कुरानेल। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2019 की हाल ही में घोषणा की गई है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पृथ्वी डे यानी पृथ्वी दिवस पर प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में निम्न में से किस देश के सम्राट ने 200 वर्षों में पहली बार अपनी राजगद्दी को त्याग दिया है? ब्रिटेन, जापान, कतर या थाईलैंड? आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर जापान है।
जापान के सम्राट अकिहितो ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राजगद्दी से मुक्त होने का ऐलान किया है। सर्वप्रथम वे अपने शाही परिवार की कुलदेवी अमेतराशु के मंदिर गए। वहां उन्होंने देवी को पद छोड़ने की सूचना दी। इसके बाद मध्य टोक्यो स्थित शाही महल में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इसके साथ ही जापान के सम्राट के तौर पर उनके युग का समापन हो गया है। जापान में जब भी कोई सम्राट अपना पद त्याग करता है तो उनके युग का समापन हो जाता है, और जब भी कोई नया सम्राट पद पर आता है तो एक नए युग की शुरुआत होती है। सम्राट अकिहितो के बाद इनके बड़े पुत्र नाराहितो को जापान की गद्दी प्रदान की गई है। इसलिए जापान में रेइवा युग की शुरुआत हो गई है। रेइवा युग। इन प्रश्नों का एक बार और अभ्यास करने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप ई उत्कर्ष पर जाकर इन्हें ऑनलाइन क्विज टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। तो आज ही ई उत्कर्ष ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। धन्यवाद।